हेलो एवरीवन, तो आपको फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री लर्नर्स पॉइंट पर। जैसा कि हम सोल्व करते हैं ZICR BHU लाइव टेस्ट सीरीज़। अब याद रखिएगा, लाइव टेस्ट सीरीज़ का मतलब यहाँ पर यही है कि जब भी आप वीडियो को देख रहे हो या फिर लाइव क्लास ले रहे हो तो लाइव चैट करते रहिए, ठीक है। साथ साथ आपको कमेंट करते रहना होगा, या फिर आप बाई चांस किसी भी प्रकार से कुछ लेट हो जाते हो तो आप साथ साथ कमेंट कर सकते हो, ठीक है। कमेंट सेशन इसीलिए तो है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व किया जाए, तो कमेंट सेशन कोई भरेगा नहीं, ठीक है। आप जितने भी है वो कमेंट सेशन में लिखते जाइए, साथ साथ आप क्वेश्चंस को करते जाइए, ठीक है। इससे आपकी जो प्रैक्टिस सेट है ये भी अच्छा हो जाएगा और जो क्विज़ है वो भी हमारा सक्सेस हो जाएगा। मतलब यहाँ हमारा क्विज़ कराने का यही तो मतलब है कि आपको क्वेश्चंस याद भी हो जाए और आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाओ, ठीक है। इसलिए आप साथ साथ कमेंट करते रहिए या फिर लाइव चैट आप अटेंड करिए, जिसमें आप लाइव चैट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं। इससे पहले अगर चैनल पे अभी तक नहीं हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कृषि प्रसंस्करण उत्पाद मतलब एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड प्रोडक्ट के निर्यात से कौन सी संस्था जुड़ी होती है। तो सबसे पहले आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि APARI, नाबार्ड, CACP या फिर अपेडा। तो आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ रहा एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है, जितने भी जो प्रोडक्ट होते हैं एग्रीकल्चर के, तो इनमें कौन सी संस्था योगदान देती है, ये देती है यहाँ अपेडा, ठीक है। कौन सी देती है, अपेडा देती है। अब ये होती क्या है, इसके फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी है, तो इसे भी आप नोट कर सकते हो। तो अगर हम बात करते हैं अपेडा जो इंस्टीट्यूट होती है, जो संस्था होती है, ये क्या करती है, यहाँ एक्सपोर्ट का काम करती है, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करते हैं फुल फॉर्म तो याद रखिएगा एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोबारा से देख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। याद रहेगा, आप एक बार नोट कर सकते हो, एक और बार देख लीजिए अगर याद नहीं हुई है कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ये बहुत बार सुना है, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, ठीक है, कि किस देश से भारत में नींबू के सिट्रस कैंकर रोग को प्रवेश हुआ। मतलब यहाँ जो सिट्रस कैंकर होता है वो किसके द्वारा होता है, ये आप सभी को पता है। यहाँ एक बैक्टीरिया होता है, वो कौन सा होता है, ज़ैंथोमोनास होता है। कौन सा होता है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई नामक जो यार रोगजनक होता है, कोजल ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके कारण क्या होता है, सिट्रस कैंकर नींबू का जो कि एक प्रमुख रोग होता है, ये होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि जो सिट्रस कैंकर रोग है, ये प्रवेश, इसकी जो एंट्री हुई थी भारत में, इंडिया में, ये किस देश से हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो कि मैक्सिको, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अर्जेंटीना या फिर जापान। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो अगर हम बात करते हैं जो सिट्रस कैंकर आया है, ठीक है, इंडिया की अगर हम बात करते हैं कि जो सिट्रस कैंकर आया है, ये कहाँ से आया है, USA से आया है। कहाँ से आया है, USA से आया है, ठीक है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चन किससे संबंधित है, धान से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप दोबारा से नोट कर लीजिए कि पेरा और उतेरा, पेरा व उतेरा ये जो टर्म होती है, ये दोनों ही किससे संबंधित होती है, ये दोनों जो टर्म होती है यहाँ धान फसल से संबंधित होती है। किस फसल से संबंधित होती है, धान फसल से संबंधित होती है। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उतेरा कल्टीवेशन मुख्यतः कहाँ की जाती है, ठीक है। हमने ये तो जान लिया कि उतेरा का संबंध किस फसल से होता है, धान फसल से होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है कहाँ पर की जाती है, बिहार में की जाती है, छत्तीसगढ़ में की जाती है, मध्य प्रदेश में की जाती है, फिर उत्तराखंड में की जाती है। तो अगर हम बात करते हैं उतेरा, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं पेरा, तो पेरा का मतलब होता है पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ पेरा जो कल्टीवेशन की जाती है वो कहाँ पर की जाती है, मुख्यतः यहाँ वेस्ट बंगाल साइड। कहाँ पर की जाती है, वेस्ट बंगाल में की जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उतेरा, तो उतेरा का कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ थर्ड ऑप्शन, ठीक है। याद रखिएगा, उतेरा हम यूज़ करते हैं मध्य प्रदेश में यूज़ करते हैं। दोबारा से देख लीजिए कि पेरा और उतेरा इन दोनों का संबंध किस फसल से होता है, धान फसल से होता है। और अगर हम बात करते हैं पेरा, तो पेरा को सबसे ज़्यादा यानी किस क्षेत्र में अप्लाई जाता है या फिर किस राज्य में इसको लिया जाता है, तो ये लिया जाता है वेस्ट बंगाल में। और अगर हम बात करते हैं उतेरा, तो उतेरा को कहाँ पर अपनाया जाता है, कहाँ पर एडॉप्ट किया गया है, यहाँ मध्य प्रदेश में लिया गया है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दलहनी फसलों में किस उर्वरक को बेसल डोज के रूप में डालना चाहिए, यहाँ पर पूछा गया है ना, बेसल डोज के रूप में,
ठीक है। तो बेसल डोज के रूप में किसको आप अप्लाई करोगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया, डीएपी या फिर कैन खाद, तो आप किसका प्रयोग करोगे, जल्दी से बताइए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ बेसल डोज, तो यहाँ बेसल डोज के रूप में किसका यूज होता है, या यूज डीएपी, मतलब यहाँ डाई अमोनियम फास्फेट। याद रखें, हम बेसल डोज की अगर हम बात करते हैं लेग्यूम क्रॉप के लिए, तो हम किसका यूज़ करते हैं, डीएपी का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फोर्थ ऑप्शन कैन खाद। तो याद रखिए कि किसान खाद किसे बोलाता है, कैन को ही बोलाता है। अब ये कैन क्या होता है यार, हाँ, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसे जरूर ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि कैन क्या होता है। सबसे पहले तो यार हाँ, ये उदासीन फर्टिलाइजर होता है। क्या होता है, एक उदासीन फर्टिलाइजर होता है। क्योंकि मान लीजिए अगर इसका लगातार आप प्रयोग करते हो तो जो सॉइल होते हैं, ठीक है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि आपसे कल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था BHU वाली में कि यूरिया का अगर हम लगातार प्रयोग करते हैं किसी फील्ड में, किसी खेत में, तो उससे मृदा पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं जैसे कि यूरिया, तो यूरिया का अगर हम लगातार प्रयोग करते हैं तो उससे यानी मृदा क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, तो ये क्या करती है यहाँ, किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं छोड़ती है। मतलब ना तो वो फील्ड या जो खेत है वो अम्लीय होगा, ना ही सारी होगा। इसलिए यहाँ ये क्या होता है, एक उदासीन फर्टिलाइजर होता है। और कैन को किस नाम से जाना जाता है, किसान खाद के नाम से भी इसे जाना जाता है। कैन को किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे भी आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्षारीय मृदा को सुधारने हेतु मुख्यतः प्रयुक्त किया जाने वाला मृदा सुधारक कौन सा होता है। सुधारक यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ये भी कल BHU में ही आपसे पूछा गया था। BHU एग्जाम जो हुई थी अभी रिसेंटली, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या रहेगा कि एल्केलाइन या फिर क्षारीय मृदाओं को सुधारने हेतु किस मृदा सुधारक का प्रयोग कैसा है, चूने का, प्रेस मड का, जिप्सम का या फिर पायरेट का। तो इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर हम बात करते हैं यार हाँ सारिये, तो सारिये को सुधारा जाता है जिप्सम के द्वारा। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है एसिडिक या फिर अम्लीय मृदा, तो अम्लीय मृदा का किसका, यानी अम्लीय मृदा का सुधार किससे किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये कैसा है, चूने के द्वारा किया जाता है। दोबारा से देख लीजिए, सारी मृदा की अगर पूछा आता है तो सारी मृदा का जो रिक्लेमेशन किया जाता है, जो सुधार किया जाता है, ये कैसा है, जिप्सम के द्वारा। और अगर हम बात करते हैं अम्लीय या फिर एसिडिक जो सोइल होती है, उसका रिक्लेमेशन या सुधार किसके द्वारा कैसा है, ये कैसा है, चूने के द्वारा कैसा है। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस राजनीतिक व्यक्ति को नॉर्मल ई बोरलॉग पुरस्कार मिला। अब यहाँ पर पूछा है किस राजनीतिक व्यक्ति को नॉर्मल ई जो बोरलॉग था, ये पुरस्कार किसके दिया गया। यहाँ पर याद रखिएगा, आप ऑप्शन पहले देख लीजिए कि JL नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, C सुब्रमण्यम, शरद पवार। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि नॉर्मल जो बोरलॉग है, जो कि पुरस्कार दिया जाता है, ये किसको दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू को, लाल बहादुर शास्त्री को, C सुब्रमण्यम को या फिर शरद पवार को। तो अगर हम बात करते हैं यार हाँ नॉर्मल ई बोरलॉग, तो ये जो पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था C सुब्रमण्यम को। किसको दिया गया था, C सुब्रमण्यम को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो भी एक अच्छे क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि गेहूँ का छित्राकंड या फिर लूज स्मट रोग किस प्रकार का रोग होता है। मतलब यहाँ ये बीज जनित होता है, मृदा जनित होता है, या फिर वायु जनित होता है, या फिर जल जनित होता है। तो जल्दी से आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ये जल्दी से बताइए कि गेहूं का छित्राकंड या फिर लूज स्मट रोग है, ये कौन सा होता है, यानी किस जनित होता है, या फिर किसके द्वारा फैलता है, यानी वायु जनित होता है, वायु के द्वारा फैलता है, मृदा के द्वारा फैलता है, जल के द्वारा फैलता है, या फिर बीज के द्वारा फैलता है। आपका राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अगर हम बात करते हैं लूज स्मट, तो यहाँ लूज स्मट ये क्या होता है, यहाँ ये होता है सीड, यहाँ सीड जनित होता है। मतलब ये सीड टू सीड फैलता है। ठीक है, जनित का मतलब होता है यहाँ सीड टू सीड फैलता है, बीज से बीज में यह रोग फैलता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि IVLP का पूरा नाम क्या है। अब याद रखिएगा, ये भी एक बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि IVLP का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर आप सभी ऑप्शंस को एक बार विजिट कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोजेक्ट, इंस्टीट्यूट एंड इंटीग्रेटेड विलेज लिंकेज प्रोजेक्ट, इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, ये क्या रहेगा, यहाँ इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। कौन सा है, याद रखिएगा, एक और बार रिपीट कर लीजिए मेरे साथ कि इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम क्या होता है, इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस कृषि एवं कृषि संबंधी उत्पाद का सकल घरेलू उत्पाद में अधिकतम योगदान होता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया कंट्रीब्यूट, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट दिया जाता है जीडीपी में वो किस फसल के द्वारा दिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है कि गेहूँ, चावल, दूध या फिर ज्वार। याद रखें यहाँ पर आपसे पूछा है जीडीपी, तो जीडीपी में किसके द्वारा दिया जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट होता है इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है मिल्क के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है सबसे ज़्यादा योगदान जीडीपी में, ये दिया जाता है दूध के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सिमेंट केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये तो आप लगभग सभी को पता है कि सिमेंट की अगर हम बात करते हैं जो कि किस किस से संबंधित होता है, मेज एंड व्हीट से संबंधित होता है। सिमेंट मैक्सिको में स्थित है। कहाँ पर स्थित है यार, हाँ सिमेंट मैक्सिको में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप सभी के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है और एक नया क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि गेहूं में मुख्य हाइब्रिडाइजेशन विधि कौन सी होती है। मुख्य हाइब्रिडाइजेशन विधि कौन सी होती है ये आपसे पूछा गया है कि हॉट वाटर टिप, गोगो विधि, ओपन स्टिग्मा या फिर फ्लोरल टिप। तो अगर हम बात करते हैं यार मुख्य जो हाइब्रिडाइजेशन मेथड होता है गेहूं का वो कौन सा होता है यार, गोगो विधि होती है। याद रखिएगा कौन सी होती है मुख्य हाइब्रिडाइजेशन मेथड गेहूं का, ये होता है गोगो विधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जल्द दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धान फसलों में पाई जाने वाले ग्रेन स्टार्च बनी होती है, मतलब ये यार हाँ ये किस रूप में संचित होती है, ये आपसे पूछा गया है कि एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज, एबी दोनों या फिर गैलेक्टोज रूप में, एंड किस रूप में ग्रहण रहती है फिर संग्रहण रहती है, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ धान फसलों या फिर जो धान्य फसलें होती है उनमें जो स्टार्च होती है ये किस रूप में होती है, ये होती है यहाँ एमाइलोपेक्टिन और एमाइलोज, मतलब दोनों ही राइट आंसर है। तो कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि सारी मृदा, अभी हमने इसे सोल्व किया था कि सारी मृदाओं को सुधारने हेतु किसका प्रयोग किया ऐसा है, जिप्सम का प्रयोग किया ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि यहाँ एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है। याद रखिएगा फ्लेवर सेवर किसकी उन्नत किस्म होती है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फ्लेवर सेवर, याद रखिएगा फ्लेवर सेवर की अगर हम बात करते हैं तो फ्लेवर सेवर किसकी किस्म होती है, ये होती है यहाँ टमाटर की होती है। किसकी होती है, टमाटर की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बायोगैस में CO2 के अलावा अन्य मुख्य गैस कौन सी होती है। याद रखिएगा बायोगैस में CO2 के अलावा अन्य मुख्य गैस कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है, मीथेन गैस। और मीथेन गैस को किस नाम से जाना जाता है, CH4 के नाम से जाना जाता है। और याद रखना अगर हम बात करते हैं इसका जो मेन सोर्स होता है मीथेन गैस का मुख्य जो स्रोत होता है जहाँ से ये निकलती है वो कौन सा होता है, यहाँ धान के खेत होते हैं। चावल के खेत से सबसे ज़्यादा क्या करती है, मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना होता है, कितना % होता है जीडीपी में। तो यहाँ जीडीपी में अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूट होता है, जो योगदान होता है, ये होता है 23% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई थी, मतलब यहाँ पर पूछा गया नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। याद रखिएगा नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम ये कब प्रारंभ की गई थी, कब इसका स्टार्टअप किया गया था। तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे 1999 से 2000 के मध्य। याद रखिएगा नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है, ये कब स्टार्ट की गई थी, इसका जो प्रारंभ किया गया था ये कब किया गया था, ये किया गया था 1999 से 2000 के समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी एक अच्छा क्वेश्चन है और आपके लिए एक बेस्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि मुर्गियों की कौन सी नस्ल भारतीय खेल की वास्तविक नस्ल के रूप में जानी जाती है। याद रखा यहाँ पर पूछा गया खेलों से संबंधित। ठीक है, तो कौन सी जो ब्रीड होती है जिसे यहाँ खेलों के लिए माना जाता है या फिर खेलों के लिए उसे सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी होती है, यहाँ असील मुर्गी होती है। और इसका जो मुख्य खेल होता है वो क्या होता है, लड़ाकू। ठीक है, मतलब आपस में इनको लड़ाया जाता है। ठीक है, इनका मेला भी लगाया जाता है जिसमें क्या करता है, इनको आपस में लड़ाया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ लड़ाकू नस्ल के नाम से किसे जाना जाता है, असील मुर्गी को ही जाना जाता है। याद रखिएगा लड़ाकू नस्ल किसे जाना जाता है, असील मुर्गी को लड़ाकू नस्ल के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गलघोटू बीमारी फैलती है, मतलब किसके द्वारा ये फैलती है। ठीक है, इसका रोग कारक क्या होता है, कि जीवाणु द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं जो गलघोटू रोग होता है ये होता है यहाँ बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यहाँ बैक्टीरिया जनित रोग होता है गलघोटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि घासों को सुखाने की कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। तो
तो अगर हम बात करते हैं घासों को सुखाने की कौन सी विधि सर्वोत्तम होती है, तो कौन सी विधि हम तिपाई विधि होती है। याद रखिएगा, ये भी आपके लिए एक नया क्वेश्चन है और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि घासों को सुखाने की कौन सी विधि सर्वोत्तम मानी जाती है, तो कौन सी होती है। हाँ, तिपाई विधि होती है। कौन सी होती है? तिपाई विधि होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को दें एक लाइक, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट टाइम, सही बार बाय।